Okay, so in today's class हम करेंगे कुछ questions. हम questions करेंगे conservative और non conservative forces के. लेकिन आज के questions करने से पहले एक बार मैं बहुत ही quickly, very quickly, I'll revise what we did in last class. और कल की क्लास में हमने सीखा था कि conservative force और non conservative force होती क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले कल वाली क्लास में रिवाइज करूंगा. कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है कंजर्वेटिव फोर्स, तो द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है जी, ये हमने सीखा है सबने. और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज समथिंग जिसपे the work done by this particular force depends upon the path taken. Yes, conservative force की सबसे simple example है gravitational force. Gravitational force is the best example of conservative force. अगर तुम देखो यहाँ पे एक object है which is 5 kgs और ये नीचे डिस्प्लेस हो रहा है 10 meters. तो यहां से लेके यहां तक आने में what is the work done by gravity? That is 50 into 10, 500 joules. 500 joules काम किया ग्रेविटेशनल फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेके यहां तक आने. अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से ना आता, ऐसे घूम फिर के ऐसे 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 करके ऐसे पहुंचता यहां, still the work done by gravitational force will be 500 joule. और ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है. ठीक है, कल की क्लास में हमने प्रूव किया था कि वो किसी भी पाथ से आए, इस पाथ से आए या फिर इस पाथ से आए, वो किसी भी पाथ से आए, the work done by gravitational force will be same 500 joules. This is the example of a conservative force. And the example of non-conservative forces, the most classical example is friction. Friction एक सबसे बड़ी example है non-conservative force की. Just imagine an object is there, 5 किलो का object है, वो 10 मीटर यहां से डिस्प्लेस हुआ, 10 meters. So what is the work done by friction? If mu here is 0.1, mu is 0.1. What is the work done by friction? That is the frictional force mu mg, मतलब 5 into 10 into 0.1 is equal to 5 into 10. लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होगी नेगेटिव डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा राइट डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल इज 180 डिग्री, cos of 180 degree is -1. So work done by this frictional force is equal to minus 50 joules. That is minus 50 joules. अब इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर यहां से उठा के वापस ले आऊं उस पोजीशन पे, now work done is once again minus 50 joules. Why? Because friction अब एक्ट करेगी राइट डायरेक्शन, मूवमेंट हो रही है लेफ्ट डायरेक्शन, तो the angle is still 180 degree. मतलब तुम इसको जितनी बार भी लेके जाओगे, वहां से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर, जितनी बार भी तुम इसको लेके जाओगे, the work done by frictional force वो नेगेटिव की वैल्यू में इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स का नेगेटिव वर्क वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसने अपनी एनर्जी को कंजर्व रखा. कि जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गया, फिर इधर आया या फिर किसी भी पाथ से आया, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है. बाकी अदरवाइज इसने अपनी एनर्जी को कंजर्व रखा. लेकिन फ्रिक्शन के केस में क्या वाला है, जब टायर लगेगा ना नीचे जमीन पे, तो वो जो एनर्जी होगी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो कॉन्स्टेंटली ये जो फोर्स है अपनी एनर्जी को लूज करता है. ठीक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे जब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे. वर्क के बाद एनर्जी पढ़ेंगे ना, जब उसमें हम इसको अच्छे से सीखेंगे. बट एज ऑफ नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स वो क्लोज्ड लूप में भी जीरो नहीं आता. करेक्ट? So these are the basics of conservative and non-conservative forces. ठीक है, अब हम शुरू करेंगे इसके क्वेश्चंस, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस जो तुम्हें कंपटीशन में पूछे गए हैं, और इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस जो तुमको आईआईटी जेईई में पूछे गए, और इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस जो तुम्हें नीट में पूछे गए. So we'll be doing all those questions कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक कंजर्वेटिव फोर्स है
A conservative force. A conservative force of 100 न्यूटन, एक ऑब्जेक्ट है उस पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है 100 न्यूटन राइट वाली डायरेक्शन, और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगी यहां पहुंच गया। So the first question is, what is the work done by this force on this object? क्या ये हम निकाल सकते हैं? If yes, then what is the value of this work done? You can unmute yourself and answer. Please take 2 minutes and try this question. So minus 500. Yes, Kashish. Yes, Kashish. एक बार दोबारा बोलना आंसर। Minus 500. Minus 500 joules. Okay, Kashish. बाकी सब कुछ तो सही है, ये मेरे को माइनस बताओ, माइनस कहाँ से आएगा? So cos 180. Cos of 180. Okay, so 180 कहाँ से आया? किस किस बीच में आएगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच Sorry, एंगल cos 0 degree. cos of 0, right? So cos of 0 is 1. So work done by this force is 500 न्यूटन मीटर या फिर 500 joules. ओके, ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कंजर्वेटिव फोर्स का। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन को तुम्हें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं कि एक फोर्स है, एक फोर्स है, a force एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रही है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फोर्स लग रही है F इज इक्वल 200 न्यूटन, और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ यहाँ पे 10 मीटर, और ये इस पाथ से आया, दिस पाथ, इस पाथ से ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर डिस्प्लेस हो गया। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स? So 2000. 2000. Psych, what is the work done by this force? सर मैंने प्राइवेट में किया है मैसेज। Okay, Psych, I'm not able to see your answer. Okay, 2000. 2000? यस सर। All right. So both of you, that is absolutely wrong. इस केस में the work done does not be 2000 joules. The correct answer is it cannot be determined. Now why? Because इस क्वेश्चन में एक बहुत ही important word उन्होंने मिस कर दिया यहाँ पे। There is no such word as conservative. अगर यहाँ पे conservative लिखा होता, like इन पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे कंजर्वेटिव लिखा हुआ था, तो कंजर्वेटिव लिखने का मतलब क्या था कि वर्क डन चाहे तो इस पाथ का निकालो या इस पाथ का निकालो या इस पाथ का निकालो या फिर स्ट्रेट वाले पाथ का वर्क डन निकालो, तो सेम आएगा। ये डेफिनेशन कंजर्वेटिव फोर्स। तो पिछले क्वेश्चन में कंजर्वेटिव या फिर ऑलरेडी लिख रखा था, तो तुम्हें इस वाले पाथ का वर्क डन निकालना था, लेकिन तुमने इस वाले पाथ का वर्क डन निकाल दिया 200 into 10, तो 2000 joules is the correct answer अगर यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स लिखा होता। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन है कि a force
डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और इस वाले पाथ से वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, राइट? अगर नीचे वाले पाथ से डिस्प्लेसमेंट हो रही है, what is the work done by this force? The true answer is I don't know, because मुझे नहीं पता ये कौन सी वाली फोर्स है, और जब वो इस पाथ से ट्रेवल करेगा, then what would be the work done by this particular force? Just imagine this force is the force of friction or some other force, या कोई भी ये फोर्स है जो सामने लग रही है 200 न्यूटन, इस तरीके से ये फोर्स लग रही है, लेकिन अब मेरे को वर्क डन पूछा गया है इस पाथ में. Now work done on this path cannot be equal to work done on this path. ये हमेशा true नहीं होगा, because I don't know if the force is conservative or non-conservative. So the correct answer for this question is we cannot determine the work done in this case. Is this clear? Please give me a thumbs up. All right. ठीक है जी. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन से मुझे एक चीज समझ में आती है कि मेरे को ये निकालना बहुत जरूरी है कि कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं. ओके, अगर मेरे को कोई क्वेश्चन दे रखा है, मान लो अगर ये मेरे को फोर्स दे रखी है 200 न्यूटन, तो अब मेरे को ये निकालना पड़ेगा ना कि ये वाली फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं. तो अब हम उसे निकालने का तरीका देखेंगे. ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. कभी कभी आईआईटी जेईई में इससे एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. So now we'll learn how to analyze if a force is conservative or non-conservative. इसमें हम थोड़ा सा अपना डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे जो हमने ऑलरेडी सीख रखे हैं. So how to determine if a force is conservative or non-conservative? इसे एनालाइज करने का तरीका क्या है? तुम अपनी फोर्स को, सबसे पहले फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसे IJ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया होगा. ऐसे लिखा होगा 3I + 2J + 5K न्यूटन. दिस विल बी योर फोर्स. तो फोर्स के बेसिकली मैक्सिमम तुम्हें 3 कंपोनेंट दिए होंगे. नॉर्मली तुम्हें IJ में दिया होता है, बट मैक्सिमम 3 कंपोनेंट होंगे. एक फोर्स का X कंपोनेंट होगा, एक फोर्स का Y कंपोनेंट होगा, और एक फोर्स का Z कंपोनेंट होगा. यहाँ पे लिखा होगा I वेक्टर, यहाँ पे लिखा होगा J वेक्टर, यहाँ पे लिखा होगा K वेक्टर. इस तरीके से तुम्हें फोर्स दे रखी हो. ओके, नाउ ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स तब होगी जब ये 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे. हमारी कुछ 3 कंडीशंस है, अगर उन 3 कंडीशंस को इसने सेटिस्फाई किया तो ये फोर्स कंजर्वेटिव. So we'll write F will be conservative force if, ये जो हमारी फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स होगी अगर ये 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी. The first condition is जो फोर्स का x डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है, दैट इज Fx. जो Fx है और जो Fy है, ठीक है, पहले हमने x डायरेक्शन में फोर्स के कंपोनेंट ले लिया और फिर y डायरेक्शन में ले लिया. जो x डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट है उसको मैंने डिफरेंशिएट किया y के साथ, और जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसको मैंने डिफरेंशिएट किया x के साथ. ये दोनों इक्वल होने चाहिए. ये कंडीशन नंबर 1. आई विल रिपीट वंस अगेन. कंडीशन नंबर 1 क्या है कि फोर्स का जो x कंपोनेंट है, 1 सेकेंड Saik, I'll come to you. फोर्स का जो x कंपोनेंट है, ठीक है, उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, और जो फोर्स का y कंपोनेंट है उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए. यस Saik,
Any questions? Sorry, sir, I mistakenly pressed. Okay, no problem. So the first condition is जो फोर्स का x कंपोनेंट है और फोर्स का जो y कंपोनेंट, x कंपोनेंट को तुम डिफरेंशिएट करोगे y के साथ, y कंपोनेंट को तुम डिफरेंशिएट करोगे x। ओके, आई होप तुम्हें डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स याद होंगे, अगर नहीं याद तो हम अभी थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे। लेकिन ये है कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 is कंडीशन नंबर 2 इज तुम अगले दो कंपोनेंट लो, फोर्स का y कंपोनेंट और z कंपोनेंट, फोर्स का y कंपोनेंट और फोर्स का z कंपोनेंट। अब तुमने सोच ही लिया होगा क्या होगा इसका, y कंपोनेंट को तुम डिफरेंशिएट करोगे z के साथ और z कंपोनेंट को तुम डिफरेंशिएट करोगे y के साथ। This is condition number 2. And the third and the final condition is तुम फोर्स का x कंपोनेंट लोगे और z कंपोनेंट लोगे। You take the x component of force and the z component of force, और तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, x वाले कंपोनेंट को तुम्हें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z और z वाले कंपोनेंट को डिफरेंशिएट x। अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू हुई, अगर ये तीनों कंडीशंस सही हुई, then this force will be a conservative force. Then this force will be a conservative force. Okay, I'll repeat once again. एक फोर्स होगी, उसका एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा, एक z कंपोनेंट। तुम सारे पेयर्स उठा लो, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, सारे पेयर उठा लो, पहले वाले 2 उठा लो, फिर एंड वाले 2 उठा लो, फिर फर्स्ट और थर्ड उठा लो। तुमने सारे पेयर्स उठा लिए, 2-2 के पेयर्स उठा लिए, fx fy fy fz fx fz, और fx और fy जब लिखा है, x वाले को y से डिफरेंशिएट कर दो, y वाले को x से डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ पे भी y वाले को z से डिफरेंशिएट कर दो, z वाले को y से डिफरेंशिएट, x वाले को z से डिफरेंशिएट कर दो और z वाले को x से डिफरेंशिएट। So you write this down, please note it down, फिर हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना सीखेंगे कि how to differentiate. Please note it down, then we'll learn how to differentiate. You have 2 minutes, just note it down, फिर हम differentiation सीखेंगे, फिर हम इसके कुछ examples करेंगे। Now, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि fx जो है उसको तुम y से डिफरेंशिएट करो, fz को तुम x से डिफरेंशिएट करो, fy को तुम z से डिफरेंशिएट करो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ। तुम मान लो देयर इज सम वैल्यू, कोई फोर्स की वैल्यू है या फिर कुछ रैंडम वैल्यू है, कोई फंक्शन है, दिस फंक्शन इज इन x y z
ठीक है, आई होप तुम्हें इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। इट्स अ फंक्शन इन एक्स वाई जेड, मतलब इसमें एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, जेड भी वेरिएबल। देखो एक फंक्शन होता है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं हो, जैसे एक फंक्शन है सिक्स, सिक्स इज अ फंक्शन, क्योंकि सिक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा, एक फंक्शन है। फिर एक फंक्शन हो सकता है जो कि हो तुम्हारा एक्स में, तो एक्स में फंक्शन क्या हो सकता है, 2x। तो 2x का ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से। ओके, या फिर कोई फंक्शन हो सकता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, ये तो हो गए हमारे फंक्शंस एक्स में। फिर एक ऐसा भी फंक्शन हो सकता है जो एक्स और वाई में हो, एक्स और वाई में फंक्शन हो, लेट्स से एफ एक्स वाई। लेट्स से द फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरीके का हमारा फंक्शन हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो ये बेसिकली एक सर्कल की इक्वेशन है, अगर तुम्हें मैथमेटिक्स में पढ़ा दिया तो ठीक है, नहीं तुम्हें पढ़ाएंगे। ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर होगा 0 और रेडियस होगा 4। तो ये इस तरीके से इसकी इक्वेशन है, दिस सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। So basically, you can have a function in one variable, in two variables, in three variables. तो यहाँ पे अपने केस को समझने के लिए हम एक फंक्शन ले रहे हैं जो 3 वेरिएबल्स में होगा। So we have a function which is an x, y, z. Let's say the function is 2x square y cube z square. मान लो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है, इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है with respect to x. So I have to differentiate this function with respect to x. जब x के साथ इसको डिफरेंशिएट करना है, what this means is you have to find the differentiation of this term with respect to x. क्या ये क्लियर है? प्लीज गिव मी अ थम्स अप, फॉलो कर रहे हो तुम लोग? नाउ अब मेरे को डिफरेंशिएशन करनी है इसकी x के साथ, तो इसमें जो भी वेरिएबल्स हैं, x को छोड़ के जो भी इसमें वेरिएबल्स आते हैं तो उसको कांस्टेंट मान लो। इसमें y है, इसमें z है, वो इस पर्पस के लिए x के साथ जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे थोड़ी देर के लिए, अब तुम सबको कांस्टेंट मान लोगे, सिर्फ तुम्हारा x वेरिएबल। तो अब तुमने y और z वाली टर्म्स को कांस्टेंट मान दिया, तो तुम इनको बाहर निकाल सकते हो। यू कैन राइट दिस एज 2y cube z square into dx of x square. Please give me a thumbs up on this slide. सही है? ठीक है, तो अब तुम इसको लिखोगे 2y cube z square into x square की डिफरेंशिएशन इज 2x। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। योर आंसर इज 2 4xy cube
Z square. This is your right answer. Okay. So I hope this is clear to you. इसी तरीके से you find the differentiation of this function with respect to y. Now what you have to find is you have to find this value. Please find this value and write your answers in the chat box. So 6. Sorry, Kashish, 6. So 6x square y square z square. Yes, very good. The correct answer is 6x square y square z square. Z के साथ में differentiate कर दो इसको एक बार. Differentiate this function with respect to z. So 4x square y cube z. Very good. Z के साथ differentiate करके आ जाएगा 4x square y cube z. I hope this is clear, Saik. Please give me a thumbs up. दोनों को differentiate कर लोगे ना तुम with respect to y and z. Yes. Same concept जिस तरीके से हमने x के साथ किया उस तरीके से तुम इसको y के साथ करो. तो अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि हमें पता करना है कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं. तो उसके लिए लेट्स इमेजिन अ फोर्स. एक फोर्स है. लेट्स से दिस फोर्स इज इक्वल टू, अब मैं कुछ रैंडमली फिगर्स लिख रहा हूं. दिस फोर्स इज इक्वल टू 2xy I cap plus 2xy j cap plus 0 k. Now you have to find if this force is conservative or not. तुम्हें पता करना है ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं. अब कंजर्वेटिव पता करने के लिए यू हैव 3 कंडीशंस. पहली कंडीशन हम चेक करते हैं. पहली कंडीशन क्या थी कि ये वाली जो टर्म है 2xy वाली टर्म को तुम्हें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 2xy वाली टर्म यहां पे है. इस वाली टर्म को तुम्हें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. ओके. तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे, इसको तुम y के साथ जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2x. इसको जब तुम x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2y. और ये दोनों इक्वल नहीं है. इसका मतलब तुम्हारी पहली कंडीशन, योर फर्स्ट कंडीशन इज वायलेटेड. दैट मींस दिस फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स.
Is this clear, everyone? क्या ये सही है, Saik? So now we'll be doing some questions जो तुम्हारी DPP में मैंने तुम्हें questions दिए हैं आज की जो तुम्हारी daily practice problem होगी. So there are 5 questions in them. So उस DPP में से we'll be doing a few questions now. Okay. So we'll be doing a few questions. This is your DPP 4 और इसका जो पहला question is this. This is your first question that there is a force of x square I plus 2yj plus 3k. It displaces an object from 2 1 to 5 1. Find the work done. The question is find the work done by this force. Please take 2 minutes. Try if you can find the work done by this force. सबसे पहले तो तुम ये फाइंड करो क्या ये फोर्स कॉन्जर्वेटिव है या नॉन कॉन्जर्वेटिव है. ओके इस क्वेश्चन यस कशिश यस डिफरेंशिएट करके दिखा दो इसको. डिफरेंशिएट करके दिखाऊं. ओके x स्क्वायर और 2y को डिफरेंशिएट करना चाहिए. ऑलराइट ठीक है चलो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले ना लाइक व्हाट विल डू इज लेट्स से तुम्हारी ये जो फोर्स है यहाँ पे इस क्वेश्चन में तुम्हें फोर्स दे रखी है F इज इक्वल टू x स्क्वायर I प्लस 2yj प्लस 3k. Okay. And it displaces the object from 2 1 to 5 1. From 2 1 5 1. अब तुम देखो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ x डायरेक्शन में हो रही है. ओके इफ आई हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन so this is from 2 to 5 3 meter. Okay this is 3i. Displacement in y direction 0. Displacement in z direction 0. Is this clear? सबसे पहले please give me a thumbs up on this.
नाउ इसमें हमें थोड़ा सा वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तुम देखो जो फोर्स है, फोर्स के तीन कंपोनेंट्स है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। ओके, और डिस्प्लेसमेंट के भी तीन कंपोनेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, अगर मेरे को पूरी डिस्प्लेसमेंट लिखनी है, एस डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, 3i प्लस 0j प्लस 0, यस। नाउ अब अगर मेरे को वर्क डन निकालना, work done by this force in displacing an object from this point to this point, तो मेरे को वर्क डन इस फोर्स के जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, तीनों कंपोनेंट्स का वर्क डन अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय दिस एक्स कंपोनेंट in displacing the object in x direction, then work done by x component in this displacement, work done by x done in this displacement. उसके बाद work done by this component in this displacement, work done by y component in this displacement, work done by y component in z, then work done by z component in x, work done by z component in y, work done by z component in z. ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, मैं तुम्हें एक नई एग्जांपल, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भूल जाओ, 2 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को भूल जाओ। तो जस्ट लेट्स से एक फोर्स है, उसके तीन कंपोनेंट्स हैं, fx, fy और fz. Okay, so this force has 3 components, और इस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसे this displacement also has 3 components. तो जो तुम्हारा टोटल वर्क डन है, व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन? योर वर्क डन विल बी इक्वल फोर्स का जो x कंपोनेंट इनटू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट। ओके, प्लस फोर्स का जो y कंपोनेंट है इनटू सेम, प्लस फोर्स का जो z कंपोनेंट है डॉट प्रोडक्ट विद सेम डिस्प्लेसमेंट। ओके, इज दिस क्लियर Kashish? प्लीज गिव मी वन सेकंड। तो अब जो फोर्स का x कंपोनेंट, जो मेरा x कंपोनेंट है, जब मैं x कंपोनेंट को x वाले के साथ ही इसकी डिस्प्लेसमेंट लूंगा, तो जो वर्क डन आएगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस i एंड दिस i? एंगल इज 0, राइट? फोर्स भी x कंपोनेंट में, डिस्प्लेसमेंट भी x कंपोनेंट में, तो ये जो एंगल दोनों के बीच में, ये तो 0 आ जाएगा। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू fx into sx, fx into sx into cos of 0 which is 1, है ना? ये तो हो गया। इज इट क्लियर Kashish? ये fx into sx आ गया into cos of 0 which is 1, है ना Kashish? सही है नहीं? नेक्स्ट इज x वाले कंपोनेंट में जो फोर्स है, इसका मेरे को लेना है वर्क डन विद y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जब मैं ये करूंगा, दिस विल बी fx into sy, then angle between I and j, I और j के बीच में एंगल कितना होता है? x एक्सिस और y एक्सिस में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। cos of 90 is what?
0. 0. तो मतलब ये जो फोर्स x डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट y कंपोनेंट में होता है, इसका वर्क डन आ जाएगा 0। सिमिलरली जो k डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वर्क डन आ जाएगा 0। इसी तरीके से जो फोर्स है मेरी y कंपोनेंट, जो x डायरेक्शन में वर्क डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन आ जाएगा 0। k डायरेक्शन में भी वर्क डन आ जाएगा 0। ये बीच वाली टर्म हम उठा लेंगे प्लस Fy into Sy। सिमिलरली जो z कंपोनेंट में हम सिर्फ लिखेंगे Fz into Sz। Is this clear, Kashish? Everything? Yes. अब हमारे अपने वाले क्वेश्चन पे वापस। मेरा क्वेश्चन क्या था कि एक पर्टिकुलर फोर्स दे रखी है, अगर उसके 3 कंपोनेंट्स है, आई जे के फॉर्म में उसके 3 कंपोनेंट्स दे रखे हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है that is only in the x direction, so the work done will be equal to fx dot sx plus fy sy plus fz s is equal to this is x square dot 2 to 5 equal to x square ठीक है कशिश, याद तक हो गया? तुम्हें इंटीग्रेशन करनी है फोर्स इंटू dx की फ्रॉम 2 to 5। इसके बाद प्रॉब्लम आ रही है ना इंटीग्रेशन। तो दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होती है कशिश? अनम्यूट या सर 2x। नो, दैट इज डिफरेंशिएशन। अगर कोई भी तुम्हारे पास x रेज़ टू द पावर n दिया हुआ है, इसकी डिफरेंशिएशन विल बी n into x रेज़ टू द पावर n minus 1। ये होगी इसकी डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होती है? x रेज़ टू द पावर n plus 1 over n plus 1। तो x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी? x रेज़ टू द पावर 2 plus 1 upon 2 plus 1, and the limits will be 5। This will be equal to x cube upon 3 to this should be equal to सर 39। 39। Okay, 5 3s are 125 minus 2 into 2 into 2, that is 8, is equal to 125 minus 8 is equal to 117 or 39 joules. The answer to the first part is 39 joules. इसी तरीके से तुम्हारी पूरी डीपीपी है कशिश। सो इसमें 4 क्वेश्चंस और हैं। You have to complete those 4 questions. Okay? So I'll just show you how it looks like. This is your DPP.
ओके ये कुछ सेकंड क्वेश्चन में लूज लूप का क्या मतलब है? किसका किसका कौन सी क्वेश्चन है? तो सेकंड क्वेश्चन। क्लोज्ड लूप मतलब क्लोज्ड लूप का मतलब वो घूम फिर के वहीं पे आ गया। ओके ओके सर। क्लोज्ड लूप का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट चला अपनी ओरिजिनल पोजीशन से और वो घूम के वहीं पे आ गया, दिस मींस अ क्लोज्ड लूप। So like this you have to complete all the questions in this DPP. Okay Kashish? ओके सर। ठीक है जी, so you try all these questions and then we'll see you tomorrow 1 o'clock. All right? चलो जी, thank you very much for coming today और हम कल मिलेंगे 1 बजे।